नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जायका सियासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, आज के स्पेशल गेस्ट हैं। तो इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराएं, पहले आपको बता दें आज हम मौजूद कहाँ पे हैं। आज हम TSH में मौजूद हैं, द स्पोर्ट्स हब में, और ये लोकेशन क्यों चुनी गई है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले गेस्ट से एक फीडबैक लेना चाहेंगे कि आज जायका के प्रोग्राम पे आप मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है? हाँ नहीं, देखिए मैं बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा ABC चैनल के इस जायका प्रोग्राम को कि जो आपने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लगातार, आपने उनकी चैतन्यता को भी लगातार जगाया है और अपने इस प्रोग्राम से एक अनूठे प्रकार का प्रोग्राम पूरे अपने दर्शकों को देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है एक अद्वितीय और सफलतम यह कार्यक्रम, इसकी आप सबको, पूरे चैनल परिवार को मैं बधाई देता हूँ। सुरेन मैथानी जी भाजपा के बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जब जनसंपर्क की बात आती है तो सुरेन मैथानी जी सबसे पहले आगे आगे नजर आते हैं। और आज हमारे गेस्ट को यहाँ पे लाने के लिए भी हमारा मुद्दा यही रहा है कि हम उनको एक ऐसी जगह लेकर के आए जहाँ पे कानपुर के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर के नजर आता है। द स्पोर्ट्स हब कानपुर स्मार्ट सिटी के तहत ये एक नई जगह की शुरुआत की गई है जहां पे स्पोर्ट्स को लेकर के हर तरह का अगर आप रुचि रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बनी हुई है। मैथानी जी, क्योंकि आज आप यहाँ पे हैं इसलिए आपको जानने की कोशिश की जाएगी। आपके साथ हम कुछ ऐसे वक्त बिताने वाले हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जायका पे हमारे व्यूअर्स आपको और बेहतर तरह से समझे और हमारे शो के माध्यम से आप निजी जीवन में कैसे हैं ये भी जानने की कोशिश की जाए। आइए। तो स्पोर्ट्स हब को लेकर के यहाँ के लिए जानना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ PK श्रीवास्तव जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं यहाँ के। सर, सबसे पहले आपसे जानूंगी, स्पोर्ट्स हब में ऐसा क्या खास है जो लोगों को पता होना चाहिए? मैम, ये स्पोर्ट्स हब की जो सबसे बड़ी खास बात ये है, ये क्लब और कोचिंग एंड कंपटीशन का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली या तो आपको स्पोर्ट्स का वेन्यू मिलेगा या हॉस्पिटैलिटी का। दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी व्हिच मेक्स इट मोर सिंगुलर कॉम्प्लेक्स इन नॉर्दर्न इंडिया। You will not find anywhere, neither in Delhi nor in UP. So we are proud of saying that Kanpur Smart City has made a unique project and we are part of it. And you'll be surprised to know that inside this complex we can play 22 international sports. And the arenas are also of the international standards. And the hospitality is also of the top class. ठीक है, तो आज क्योंकि मैथानी जी यहाँ पे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैथानी जी has been always an inspirer for us. From the inception of this complex, जैसा कि हमने हमेशा देखा है, आपने हमेशा आके हम लोगों को गाइड किया है। इस प्रोजेक्ट में जो चेंजेस या जो उनके सुझाव थे उसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। एंड ही हैड बीन ऑलवेज अ मेंटोर फॉर दिस प्रोजेक्ट। शुरू से जब से ये प्रोजेक्ट हुआ है उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता था कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में इस वेन्यू को ऐसे बनाइए, तो हम लोगों ने इसको चेंज भी किया है। तो फॉर अस ही इज अ गाइड, ही इज अ मेंटोर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैथानी जी, आते ही आते आपके तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, PK श्रीवास्तव जी ने बता दिया है कि मैथानी जी ने इसमें क्या अपना योगदान दिया है जब ये कंस्ट्रक्शन के फेज पे था, या इसमें क्या कुछ नया इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो चेंजेस भी बताए हैं। तो सर, सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे साथ एक बार एक पूल साइड का भ्रमण कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा व्यूअर्स को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है और कुछ सवाल भी आपसे करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ABC न्यूज के खास कार्यक्रम जायका सियासत का शो में। हर बार हम आपको एक राजनीतिक हस्ती से मुलाकात कराते हैं जिनको आप जानना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं, पर कभी मौका नहीं मिल पाया उनसे रूबरू होने का। तो आज इसी शो के माध्यम से हम आपके सामने आए हैं और एक ऐसे विधायक को लेकर के आए हैं जिनको आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, पर कुछ सवाल हैं जो आज हम करेंगे जो आपके सवाल हो सकते हैं। तो आज हमारे शो पे हमारे साथ मौजूद हैं गोविंदनगर विधानसभा से विधायक जी सुरेन मैथानी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज
हम द स्पोर्ट्स हब में मौजूद हैं। कानपुर के लिए स्पोर्ट्स हब एक बड़ी पहचान बन चुका है और इसको चुना क्यों गया है ये भी हमने आपको बताया। मगर सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे स्पोर्ट्स में रुचि आपकी कैसे बनी। राजनीति पे बाद में आएंगे, मगर पहले बताइए कि स्पोर्ट्स में। शुरू से ही, चूंकि मैं सबसे पहले शास्त्री नगर में एक सेंटर पार्क, चूंकि मैं शास्त्री नगर में पैदा हुआ, लेबर कॉलोनी में रहा, जीवन के 42 वर्ष एक कॉलोनी की लेबर कॉलोनी में व्यतीत करके, और तब मैं उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचा हूं। तो बहुत ग्राउंड जीरो पे मैंने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी काम किया है। बताऊंगा तो बहुत डिटेल लगेगा, लेकिन स्पोर्ट्स में अखाड़े से, शास्त्री नगर सेंटर पार्क में अखाड़ा है, देसी अखाड़ा है, देसी अखाड़े में हम लोग कुश्ती करते हुए और तब स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े। क्रिकेट खेला मैंने, बहुत क्रिकेट मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है और स्टेट भी खेला है। उसके बाद वर्तमान में भी मैं उत्तर प्रदेश MLA क्रिकेट टीम का विकेट कीपर हूँ, बैट्समैन हूँ और आज भी खेलता हूँ। अभी भी मैच होते हैं। मैंने ग्रीन पार्क में एक सपा वर्सेस BJP MLA का मैच कराया था, तो यहाँ बड़ा सक्सेस मैच हुआ था। इसके बाद अब हम लोग उत्तर प्रदेश MLA क्रिकेट टीम के मैच उत्तराखंड MLA क्रिकेट टीम के साथ अब हम लोगों का होने जा रहा है। ये भी करता हूँ। बैडमिंटन में मैं हरसाय इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो हरसाय का मैं कैप्टन था। तो हरसाय के कैप्टन रहते हुए भी बैडमिंटन भी मैंने काफ़ी बड़े लेवल पे भी खेला है, आज भी खेलता हूँ। कभी अगर जैसे अब इस समय सर्दी ज़्यादा होती है, तो क्रिकेट में हाथ आजमाने को समय कम मिलता है, तो फिर बैडमिंटन में जुट जाता हूँ। तो यानी क्रिकेट और बैडमिंटन में अगर प्रेफरेंस होगी तो किसको देंगे? हाँ, मुझे लगता है दोनों से मैं अपने को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। समय मैं दोनों को देना चाहता हूँ। और कहीं भी आज मैं ग्राउंड पे निकलता हूँ, मैंने अभी एक दुर्गा पार्क बनवाया है दबौली में, तो वहाँ पे जैसे ही मैं गया तो उद्घाटन कार्यक्रम था, देखा मैंने एक वो लगा हुआ है, नेट लगा है और वहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं लोग। मुझसे रुका ही नहीं गया, मैंने तुरंत फटाफट उद्घाटन किया और मैं भी खेलने पहुँच गया। तो मन नहीं मानता है चलिए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हम आपसे और भी बातें करेंगे, मगर क्योंकि आप एक राजनीतिक हस्ती हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आना कैसे हुआ? कोई इंस्पिरेशन रहा या किसी को देख करके आपको लगा कि नहीं यार, ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं अगर राजनीति में होता तो मैं कुछ क्रांति करता, बदलाव करता? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा था और मैं विद्यालय का प्रमुख था। गोरखपुर से 11 किलोमीटर पहले एक सैजनवा है, उस क्षेत्र में मेरा बचपन का 6 वर्ष बीता है। फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हुआ और प्रथम वर्ष में प्रशिक्षित हूँ, स्वयंसेवक हूँ। इसके बाद छात्र राजनीति में आया। DBS कॉलेज से, जो गोविंद नगर में है, यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट का मैं चुनाव लड़ा। 87 के आसपास की बात होगी। चुनाव नहीं हुआ, लाठी चली, खूब लाठी खाई, उस समय का भी आनंद लिया और पुलिस ने भी अपना पूरा काम किया और हमारे शरीर ने भी पूरा उसको ग्रहण किया। इस तरह से हम सब लोगों ने आगे बढ़ते हुए फिर व्यापार मंडल और व्यापार मंडल की राजनीति की, व्यापार मंडल में भी काफ़ी स्टेट लेवल तक भी मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी रहा। अभी भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कानपुर का हूँ व्यापार मंडल में। और भारतीय जनता पार्टी 89 में मैंने ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी में मुझको कोई काम नहीं मिलता था, तब भी मैं, हमारे नेतागण आते थे तो मैं खुश होता था कि मेरे नेता आ रहे हैं आज सभा करने के लिए, तो मैं मंच लगा देता था, माइक लगा देता था। मैं शुरू से अपनी पढ़ाई के साथ साथ व्यापार भी करता था, इसलिए मुझे वो आर्थिक कोई संकट नहीं था। तो मैं मंच लगाता था, माइक लगाता था और मुझको नेता कहते थे कि आपको यहाँ भीड़ लानी है। मैं मंच पे भीड़ लगा करके बैठ जाता था और अपना कॉलर ऊंचा करता था, देखो मेरे नेता आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही नेता और कार्यकर्ता सब आते थे, हम लोग सब मंच से नीचे उतर करके और अपने नेता का भाषण सुन के और समापन पे बड़ा खुश होते थे, चाय बांटते थे, मिठाई बांटते थे। एक इस तरह करते हुए लगातार पता नहीं कैसे जिला अध्यक्ष की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने पहले मुझको जिले की कार्य समिति का सदस्य बना दिया। और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने लगभग पिछले 23 वर्षों में पद पे रहते हुए लगातार, शायद मैं अकेला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिले के पद पर लगातार 22-23 वर्षों तक पदाधिकारी रहा। पहले मैं जिला कार्य समिति का सदस्य रहा, फिर मैं पूरे कानपुर महानगर BJP जो उत्तर और दक्षिण मिला के एक है उसका मंत्री रहा। उसके बाद मैं महामंत्री रहा, फिर महामंत्री रहा, फिर महामंत्री रहा, फिर अध्यक्ष हुआ, फिर अध्यक्ष हुआ, फिर अध्यक्ष हुआ, फिर विधायक हुआ और फिर विधायक हुआ। बाप रे, ये टाइमलाइन याद करना बहुत टफ है। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम भी अपने व्यूअर्स को ये अच्छे से बता सके कि आपका जो अब तक का सफर रहा है वो आसान नहीं रहा है। बात और भी करेंगे, मगर उससे पहले चाहेंगे कि आप चाय जरूर ले लीजिए। तो आए हैं, जायका सियासत का शो है और कुछ खिलाए पिलाए नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं चाहूंगी कि हमारे विधायक जी पहले अपने प्रेफरेंसेस के बारे में बताएं कि
खाने में क्या पसंद करते हैं? चाय कॉफी लेना पसंद करते हैं चाय। कि मीठा नमकीन पसंद करते हैं? प्रेफरेंस क्या है? नहीं, चाय तो मैं देखिए घर में बिल्कुल नहीं पीता, बाहर इसलिए पीता हूँ कि मैं बहुत, मेरा नेचर अलग प्रकार का है। मैं गरीब के घर ज्यादा जाता हूँ, मतलब जहाँ पर मेरे जाने से उसका मान बढ़े और उसको भी लगे कि हाँ मैं विधायक जी के परिवार का हूँ, भाजपा के परिवार का हूँ, ऐसी जगह प्रेफर करता हूँ। वहाँ पर मैं मजबूरी में चाय पीता हूँ कि अगर चाय नहीं पीऊँगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा और मेरा समय भी जाएगा। वो फिर मिठाई लाएगा या कोल्ड ड्रिंक लाएगा, फिर उसका समय लगेगा, पैसा लगेगा, तो इससे बढ़िया मैं उसकी चाय पी लेता हूँ। मगर आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं ये सब राजनीति के हैक्स भी हैं? जब आप जाते हैं कहीं पे और उसके घर पे आप भोजन खा रहे हैं या आप चाय पी रहे हैं, आज की डेट में लोगों ने इसको बड़ा कॉमन बना के रखा। अगर आप अपने मन से भी जाकर के ये कर रहे होंगे तो वो कहेंगे कि अरे यार ये तो पॉलिटिक्स की टैक्टिक है कि इनका तो जाना बनता ही है, ये तो ये करेंगे। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए मेरा कनेक्टिविटी दूसरे प्रकार की है। चूंकि मैं संगठन में लगातार 8 वर्ष, जब मैं 3 बार कानपुर महानगर का अध्यक्ष रहा, जिस समय मेरी सरकार नहीं थी, विपरीत परिस्थितियों में थी, उस समय मैंने बिल्कुल नौजवानों को जोड़ा। मोदी जी की पहली रैली करने का मुझको अवसर मिला 19 अक्टूबर 2013। ना हमारी भारत में सरकार थी, ना हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। पहली पब्लिक रैली मेरे को मिली थी पूरे देश की, उसका मुझे पार्टी ने संयोजक बना दिया था और माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी उस रैली के प्रभारी थे और माननीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। और उस रैली में मैंने लगभग अपना नया प्रयोग करते हुए 1,05,000 नौजवानों को, जिनका नाम, पता, मोबाइल नंबर आज भी मेरे पास नोट है, मैंने जोड़कर पार्टी से जोड़ा था। और मैंने एक IIT के डिप्टी डायरेक्टर थे, उनको मैंने जोड़ करके, उन्होंने नौकरी छोड़ दी मोदी जी से जुड़ने के लिए, और उनको मैंने जब लगाया तो उन्होंने CSA में लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में बड़ी बैठक कराई। 1,000-1,200 लड़के थे। मेडिकल कॉलेज में मैंने कहा था कि 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी बैठक कराई, वो कराई, HBTU में कराई और कानपुर यूनिवर्सिटी में कराई। और वो सारे जो नौजवान जुड़े तो वो मेरे साथ आज भी हैं। और आज भी नौजवान लड़का मुझको, अभी मैं CTI चौराहे से आ रहा था तो एक लड़के, एक बाइक पे 2 लड़के, और वो चश्मा लगाए काला, और एकदम से उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगाई और चश्मा उतारा। मेरे गनर समझे कि मुझ पे कोई अटैक हो रहा है और वो अलर्ट हो तब तक वो एकदम से उतरे और मेरा दरवाजा खोला कि विधायक जी नीचे उतरिए, आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैंने कहा भाई ये तुम अभी कहीं ये समझते कि तुम अटैक तो नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसी ट्रेजेडी भी होती है लड़कों का, ये लड़कों का जो स्वभाव है। जैसे मैं EWS कॉलोनी में जाता हूँ, वो बच्चे मुझको ऐसे जबरदस्ती, विधायक जी बैठिए, मेरा जन्मदिन है, केक काटिए, वो बगल से मेज मांग लाएंगे, 4 कुर्सी बिछाएंगे और फक्र से केक कटवाएंगे और फिर एक मेरा कुर्ता खींचेगा, विधायक जरा इधर घूमो, फोटो खिंचानी है, विधायक जी इधर घूमो। तो इतनी इजी रीच में मैं उनके रहता हूँ कि उनको बिल्कुल नहीं लगता, हाँ, कि उनको बिल्कुल नहीं लगता, नहीं होते हैं जितने आप हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और वही मेरी आधार है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 15-15, 16-16 साल के लड़के जो वोटर नहीं है, वो साइकिल पे निकलते हैं घर घर और कहते हैं वो उनको मैथानी जी को वोट दीजिए, सुरेंद्र मैथानी को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। मेरे लिए वोट मांगते हैं और आंटी या अंकल करके उनको साइकिल पे ले जाते हैं, दिव्यांग अपनी गाड़ियों में बैठा के ले जाते हैं, एक कप चाय मुझसे नहीं लेते। तो ये मुझको उनके साथ इजी अवेलेबिलिटी और इजी उनसे कनेक्टिविटी, मुझे लगता है ये बड़ा आधार होता है हमारे राजनीतिक जीवन में। आप हमें ये बताइए, इस पूरे राजनीतिक सफर में ऐसा कौन सा एक सबक आपने लिया जो आपको लगता है कि मरते दम तक आप उसको साथ लेकर के चलने वाले हैं? 2 घटनाएं हुई हैं जिसने मेरे जीवन में काफी बदलाव दिया है। एक, मेरी आदत है, मैं जब गाड़ी लेके चलता हूँ, अगर रास्ते में कहीं भीड़ है तो मैं रुक जाता हूँ, देखता हूँ किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी को मैं उठा के पहुँचा दूँ। बहुत लोगों को पहुँचाता हूँ, मेरे हाथ और कपड़े खून से सनते हैं। अगर मैं रास्ते में देख लूँ, मैं रुक के उसको अपनी गाड़ी में बैठा के डॉक्टर्स, क्योंकि मैं विधायक हूँ, जब मैं नर्सिंग होम जाऊँगा उसको गरीब को लेके डॉक्टर से कहूँगा तो उसका प्रभाव होगा, डॉक्टर सिंपैथी से उसको ठीक करेगा। तो ये सोच के मैं उसको लेके जाता हूँ। मेरी ऐसी घटना मेरे पांडव नगर में, पांडव नगर पुल है उसके किनारे जो मैंने अभी नई सड़क बनाई है नहर पे, एक बूढ़ी माँ, वो उस पे खटिया पे, जो पुराने ज़माने की खटिया, और उसकी बेटी थी, 2 ही लोग थे, वो झोपड़पट्टी थी, तब सड़क नहीं बनी थी। मैं जा रहा था और उनको मैंने देखा तो वो रो रहे थे, रोने धोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उतरा, गाड़ी रोकी और मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ? तो उनकी बेटी कहती अपनी माँ से, वो बेहोश पड़ी थी, वो कहती कि माँ चिंता ना करो अम्मा, वो विधायक जी आ गए हैं। और आप विश्वास मानिए, मेरी माँ नहीं है, डेथ हो गई है। उसने आँख खोला और कहा कि बेटा मुझका हमका बचा लो, बेटा हमका बचा लो।
मुझे लगा जैसे मेरी माँ कह रही है कि बेटा मुझे बचा लो। मैंने तुरंत आरतीलाल चंदानी, तब उस समय यहाँ पर नाम लेके कह रहा हूँ मैं, पूछिएगा, आरतीलाल चंदानी यहाँ पर प्रिंसिपल थी मेडिकल कॉलेज में। मैंने पूरी रात में 3 बजे रात तक नहीं सोया और उस ओल्ड लेडी को एम्बुलेंस मंगाई, वहाँ भिजवाया, फिर उसको केयर कराया डॉक्टरों से, और 2 दिन में मुझे आरतीलाल चंदानी की वजह से इतनी सफलता मिल गई कि ओल्ड लेडी की, मेरी बूढ़ी माँ की जान बच गई। उसके बाद बात आई गई और ख़त्म हो गई, और विश्वास मानिएगा कि वो फिर अपने गांव ले गई। बाद में मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद मुझको कोरोना हुआ है, और मैं नहीं जानता कि मैं आज ये बात जो कह रहा हूँ पहली बार कह रहा हूँ। लोग मुझको कहेंगे शायद ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, ये वैसा व्यक्ति है जो अंधविश्वासी है, ऐसा कहेंगे, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि मेरा जीवन बचा है। मैं जब मैक्स पे था और रात में जब मुझको ये लगा कि शायद अब सवेरा नहीं होगा, मेरी वापसी नहीं होगी, मैं एक डायरी में अपनी पत्नी के लिए लिख रहा था कि फला चीज़ फला जगह, फला चीज़ फला, एक गाइडलाइन दे रहा था। मुझे लग रहा था शायद सवेरा नहीं होगा। रात में मैं जब लेटा हूँ तो पीछे से आवाज़ें आई, तो मुझे लगा, मैंने लेटे लेटे कहा, नींद कम आती थी, मैंने कहा यार सोने दो, पीछे चिल्लाओ मत। तब तक उसी बूढ़ी माँ की वही आवाज़ सुनाई दी कि बेटा चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। अब ये मेरा अंधविश्वास है, या कह लीजिए कि मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार है, लेकिन मैं ब्रह्म समाज से हूँ, इन चीज़ों को मानता हूँ कि पूर्वज हमारे हैं, हमारे पुण्य का अंश इसी दुनिया में है, तो वो मुझको दूसरा जीवन दिया। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना, आर्य नगर में सलील बिश्नोई जी की तब वो विधानसभा थी, और नहीं, विधानसभा विधायक तो वो थे अमिताभ, लेकिन उनके आर नगर विधानसभा में एक ओल्ड लेडी, उसका एक बेटा, उसकी हैदराबाद में कोरोना से डेथ हो गई, और वो डीएम के यहाँ गई थी। तो डीएम के, मैंने उसी से जब पूछा तब उसने बताया, मैं उस औरत को नहीं जानता, वो मुझे, उसने मेरा नंबर, डीएम के जो गेट पे गेट कीपर था, उसने मेरा नंबर दिया कि आप मैथानी जी को संपर्क कर लो। उन्होंने मुझको संपर्क किया। अभी वो है लेडी, तो उनके बेटे की हैदराबाद में उन्होंने कहा कोरोना से डेथ हो गई है, और उनके पास 5,000 रुपये भी नहीं है कि वो जा करके वहाँ दर्शन करे, और वो चाहती थी कि बेटे की हम अंतिम दर्शन कर लें। वो उसके रो रो के बुरा हाल। मेरे मन में आया, मैंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को फ़ोन मिलाया, और ये प्रक्रिया शुरू हुई शाम को 6:30 पौने 7 बजे से, और प्रक्रिया शुरू होते होते फिर मैंने प्रमुख सचिव, फिर वहाँ के प्रमुख सचिव से बात की, फिर वहाँ के कमिश्नर से बात करी। उन्होंने आज फोर्स भेजी, हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटलों को देखा गया, पोस्टमार्टम को देखा गया, वो डेड बॉडी वहाँ नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई ये तो कह रहे हैं हैदराबाद में है। मेरी पूरी रात 12:30 बज गया ये बात करते करते। 12:30 बजे रात में फिर उन्होंने कंफर्म किया तो सिकंदराबाद के सरकारी हॉस्पिटल में उसकी बॉडी मिल गई, और 12:30 के बाद फिर मैं शुरू हुआ। तो मैंने वहाँ के कमिश्नर से बात की, फिर अपनी तरफ से एक ठेकेदार ने उसकी बोर्ड छोड़ दिया था, उसकी गलती से उसकी डेथ हो गई थी, उसका इलाज नहीं कराया, डर गया, वो भी कोरोना से डर गया। तो मैंने उसके खिलाफ फिर एफआईआर मेल करके करी, अपने नाम से मैं पार्टी बना, और मेल करके उसकी एफआईआर दर्ज करा करके फिर कमिश्नर से मैंने कह करके उनका वहीं पर कंप्रोमाइज़ भी कराया, और 5 लाख रुपए उनको दिलाया ही नहीं, उसकी डेड बॉडी को मैंने वहाँ से, अपना एक कार्यकर्ता मेरा दबौली में रहता है, वो वहाँ हैदराबाद में नौकरी करता था, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा बेटा इतनी हिम्मत कर सकते हो कि डेड बॉडी के साथ आ जाओ एम्बुलेंस में? उसने कहा मैं आ जाऊँगा भाई साहब। उसने नौकरी से छुट्टी लेकर के और वहाँ से चला और यहाँ तक डेड बॉडी लाई, और मैंने उसके घर पे डेड बॉडी सलील बिश्नोई जी को ले जाके जब आर नगर विधानसभा के अंतर्गत दी है, तो आप विश्वास मानिए उस महिला को मेरे होश उड़ गए। मैं उनको उठा लिया, वो अपने बेटे की डेड बॉडी छोड़ मेरे पैरों पे गिर पड़ी। मैंने उठाया कि माँ ये क्या कर रही हो आप, बेटा आ गया आपका, आप उसके दर्शन करो और देखो और अंतिम संस्कार करो। और तब वो मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना थी कि आज भी उससे मुझे बल मिला है, और मुझको लगता है कि ये जीवन में हमको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये हमारे जीवन के साथ जाता है। ठीक है, तो आप मानते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे यही मिलेगा, पुण्य मिलता है, और वो यही मिलेगा। वो ऐसा नहीं हमारे मरने के बाद मिलेगा, यही मिलेगा हमको। इसलिए सारा कुछ बोगे वो काटोगे, और यही काटोगे, अपने जीवन में काटोगे। अब बात आपके पहनावे को लेकर के करेंगे। आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो बहुत यूनिक है। कहते हैं कि राजनीति का रंग खादी है, पर सुरेन मैथानी को आप जहां पे देखेंगे वहां वो पीले कलर की सदरी और सफेद कुर्ता पजामा और एक माथे पे तिलक धारण किए हुए दिखते हैं। क्या राज है? आज भी आप उसी अवतार में नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पीली सदरी ही क्यों? देखिए, ये मेरे मन को अच्छा लगता है, हाँ। इसलिए मैं उसमें टाइप्ड हूँ, और मुझको इसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई भी सदरी नहीं। कई तो लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं आपके पास हम कोई सदरी सिलवा के आपको दे दें क्या?
तो मैं चूंकि टाइप्ड हो गया, मुझको मन को अच्छा लगता है। मैं जब बायो का स्टूडेंट, मैं इसका साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे बायो के टीचर थे अजय सिंह जी, हरसाए में थे। वो कहते थे, उन्होंने हम सब बच्चों को कभी कभी वो ऐसे ही मजाक में बैठ के बताते भी थे, कहते थे कि आप कपड़ा फटा मत पहनिए, उसको सिल लीजिए और सिल के पहनिए, साफ करके पहन लीजिए, प्रेस नहीं हो चलेगा। और जो भी कपड़ा आप पहने वो आपके मन को जो अच्छा लगे आप उसको पहने। मुझे लगता है मुझे इससे कुछ ईश्वरी एनर्जी भी मिलती है, इसलिए भी मैं पीले को ही धारण करता हूँ। और बाबा का मैं भक्त हूँ, बाबा आनंदेश्वर का भक्त हूँ, बाबा केदार का भक्त हूँ, और भोलेनाथ का भक्त होने के नाते से मैं ये सब कंठी चूँकि गले में पहनना होता है तो मुझे गले में पहनने में मसे हो जाते हैं, उसको मुझे 2 बार कटवाने पड़े। तो पंडित जी से जब मैंने उपचार पूछा तो उन्होंने कहा कि आप हाथ में पहन लीजिए, धारण कर लीजिए, रात में इसको उतार दीजिए। मैं वो रात में उतार के मंदिर में रख देता हूँ। सुबह चूँकि पूजा पाठ में मुझे 2 मिनट लगता है, तो 2 मिनट पूजा पाठ करके फिर इसको धारण करके फिर निकल जाता हूँ। और मेरा मानना है चूँकि मेरी ये जो रुद्राक्ष है ये बाबा के मठ से छुई हुई है, और मुझे लगता है कि भक्त को बाबा के प्रसाद को बांटने में भी पुण्य मिलता है। इसका स्पर्श भी जिससे हो जाता है उसको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ये बात मैं अपने मन को मजबूत करने के लिए और अपने मन को एनर्जेटिक करने के लिए ही केवल कहता हूँ, किसी से बोलता नहीं, लेकिन बाबा का अंश सबको प्राप्त होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। मैथानी जी, आपके नाम को लेकर के लोगों में बड़ा एक भ्रम था कि आप सिंधी हैं, ठीक है, बट असल में क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और अब आपका अवतार एक अलग तरह से नजर आता है। जैसे हमने रंग की बात की है कि आप पीला रंग पहनना पसंद करते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, शिखा भी आप धारण करते हैं, और साथ ही अब आप अपने नाम के आगे पंडित भी लगाने लगे हैं। तो क्या ये ब्राह्मण समाज को साथ में लेने का एक कवायद है कि आप इसको लेकर के चलना चाहते हैं? देखिए, ब्रह्म समाज तो वैसे भी सर्व समाज का हितकारी रहा है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ब्रह्म समाज कभी किसी का बुरा नहीं और भेदभाव नहीं करता है, सबके कल्याण की सोचता है, सबके कल्याण की करता है और सबके कल्याण के लिए समर्पित रहता है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज भिक्षा पे आधारित थे और आज भी हम भिक्षा को बड़े गर्व से लेते हैं, हमें कोई संकोच नहीं उसमें। और वैसे भी मैं चूँकि फादर हमारे शर्मा लिखते थे और आज भी उनके जो कागजात हैं पेंशन के थे वो सारे शर्मा बैंक अकाउंट में, जो आज 1-2 बैंक अकाउंट है जो बंद नहीं हुए अभी, वो भी हमारे स्वर्गीय श्री सच्चिदानंद शर्मा के नाम से आज भी उनके अकाउंट हैं। वो क्लास 5 में हम लोग थे, तो अब किस कारण से उन्होंने शर्मा नाम उस समय बदला और हम लोगों को, हमारे गांव से, मैठाणा गांव, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पैदा कानपुर में हुए। फादर हमारे 7 साल की उम्र में, चूँकि वहाँ अभाव रहता था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ का अभाव रहता था, तो वो 7 साल की उम्र में छोड़ आए थे। और नवाबगंज में बाई जी का क्वार्टर है, वहाँ वो एक कमरे में रहते थे। SD कॉलेज का जो उनके परिचय पत्र पड़े हैं मेरे पास, वो SD कॉलेज का है, हलीम मुस्लिम का है और DAV का है। और फिर यहीं उन्होंने शादी हुई, मेरी भी ससुराल यहीं कानपुर में आज़ाद नगर में है, यहीं शादी हुई, यहीं हम लोग पैदा हुए और हमारे लिए भी वो दार्शनिक रहा। लेकिन मेरे परिवार के लोग केदारनाथ मंदिर में और बद्रीनाथ मंदिर में पुजारी काम करते हैं, पूजा अर्चन का काम करते हैं। मैं उस परिवार से हूँ। तो चलिए, इस वक्त विधायक जी को लेकर के चल रहे हैं द स्पोर्ट्स हब के बाकी स्पोर्ट्स एरिया में और उनको कुछ खिलाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के भी शौकीन रहे हैं। तो अब कई ऐसे गेम्स हैं, जैसे बिलियर्ड्स हो गया है, बैडमिंटन हो गया है, TT हो गया है, कई तरह के स्पोर्ट्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं विधायक जी, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो मेरा बहुत ज्यादा रुझान स्पोर्ट्स में नहीं था, पर अब मुझे लगता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं तो आपकी पर्सनालिटी में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इस बात से आप कितना वाकिफ हैं? नो डाउट कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपका सोचना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज, ये सब अलग प्रकार की होंगी। आप अगर चल भी रहे तो आपकी स्मार्टनेस रहेगी, फिजिकल फिट रहेंगे और फिजिकल फिटनेस की तरफ आपका ध्यान भी जाएगा। आप चाहेंगे कि हम, चूंकि स्पोर्ट्समैन कभी भी होल लाइफ वो अपनी फिजिकल फिटनेस नहीं छोड़ पाता है, ये उसकी एक ज़रूरत बन जाती है। मैं आज भी अगर रात में 2-2:30 बजे भी अगर मैं किसी कार्यक्रम से आया तो मैं 5:30 बजे बिल्कुल मेरी आँख खुल जाती है और 5:30 से 7:30-8 तक मेरा निजी समय होता है। इस समय कोई फ़ोन भी नहीं करता, किसी का कोई काम भी नहीं होता। लेकिन मैं
1-1.5 घंटे की योगा करता हूँ और उसके बाद संघ की शाखा में नियमित जाता हूँ। और फिर जो स्पोर्ट्स की मुझे एक्टिविटीज़ करनी है, कहीं मैंने कुछ बैडमिंटन खेल लिया, कहीं मैंने क्रिकेट खेल लिया, तो इस तरह मन मेरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि केवल मेरा जो अपने जीवन का समय है वो सवेरे 5:30 से 7, साढ़े 7 बजे तक है। इसके बाद मेरा समय मेरा नहीं है, मेरी जनता का है। ठीक है। स्पोर्ट्स हब के फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं और एक बारी आपको यहाँ से पूरा व्यू भी दिखा दें कि नीचे अगर आप देखेंगे तो शानदार स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा है और दीवारों पर अगर आप देखें जो पैनल बनाए गए हैं ये सभी वो स्पोर्ट्स और एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है अपने अपने खेल के क्षेत्र में। एक बड़ा शानदार सा व्यू है। ड्रीम इट, बिलीव इट और अचीव इट, तो ये यहाँ पे फोकस रखा गया है कि अगर आप सपना देख सकते हैं, आप उसको बिलीव कर सकते हैं, तो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। कभी आपने खेला है इस गेम को या यहीं पर जो खेला वो खेला है? खेला है आपने? आता है आपको बिलियर्ड्स खेलना? थोड़ा सा मुझे खेल करके बताइए, मुझे भी बताइए कि ये कैसे खेला जाता है। तो देखिए विधायक जी आज आपको बिलियर्ड्स खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आपने उनको बैडमिंटन खेलते देखा है, क्रिकेट खेलते देखा है, मगर बिलियर्ड्स पे भी अपने हाथ आजमा रहे हैं। टीएसएच एक ऐसी जगह है जो मौका देता है कि जहां पे आप अपने हुनर को और निखार सकते हैं। तो आज विधायक जी को भी लेकर के आए हैं और एक शॉट आजमा रहे हैं। मैथानी जी कैसा लगा हाथ में स्टिक को लेकर के और ऐसे बॉल को हिट करते हुए, कैसा लगा? ये कुछ नया था? बहुत नया और बहुत अच्छा लगा। हम शूटिंग रेंज के एरिया में आ गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा एम्बियंस लग रहा है। मैं चाहूंगी कि एक बार व्यूअर्स को पूरा दिखा दिया जाए घुमा करके कि यहाँ पे क्या क्या है। कोई कोच हमें जो यहाँ पे बता सकते हैं? सर आप हमें बताइए कि यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है, ये गन्स कौन सी हैं यूज की जा रही हैं, यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं चाहूंगी कि हमारे विधायक जी को भी आप 2 शॉट ट्राई जरूर करवाएं। काफी करीब, काफी करीब निकल गया। वाह, तो विधायक जी ने एकदम शॉट ले लिया है। Not bad, not bad। इससे मैक्सिमम पॉइंट नहीं होते। हमारे व्यूअर जरूर इसको देख लें एक बार के शूटिंग पे भी आकर के ट्राई किया है तो जरूर आए। अगर आपको लगता है कि आपके नए शौक हैं और आपको शूटिंग में हाथ आजमाना चाहिए तो यहाँ आकर के ट्राई जरूर करें। इतना बुरा भी मेरा निशाना नहीं है। आज आप विधायक जी को बताएंगे कि कैसे रैकेट को होल्ड करना है और कैसे ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कि इस पे कैसे शुरुआत करनी है। देखिए, जायका सियासत कार्यक्रम बिल्कुल नया मुझे लग रहा है कि अपनी कंट्री में, अपने देश में इस प्रकार का पहला ये कार्यक्रम होगा। इसलिए आप एबीसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे आप ये स्पोर्ट्स हब जो देख रहे हैं ये लोगों तक, नौजवानों तक पहुँचे और उनकी रुचि भी इस तरफ रहे, क्योंकि ये एक तरफ मेंटल लेवल को भी मजबूत करता है और दूसरी तरफ अपने शारीरिक को भी हमें काफ़ी स्वस्थ करता है।
4 जगह होने के बाद अब हम अपने विधायक जी को जहां लेकर के जाने वाले हैं वो TSH की USP है, और वहां पे जाकर के आपको दिखाते हैं कि वो जो हॉल है, वो जो रूम है, वहां पे किस तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और क्या क्या वहां पे होता है। तो अब हमारी जो चर्चा होने वाली है वो एक नई लोकेशन पे होने वाली। मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को एक बार आप चल करके वाली जगह को 360 करके आप जरूर दिखा दे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँ कि पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को राजनीति से अगर अलग देखते हैं तो किस तरह के स्वभाव के आप व्यक्ति हैं, ये आप हमारे कैमरे पे बताइए। देखिए, मैं वैसे बहुत ही फेमिलियर हूँ और मैं अपनी बात किसी पर थोपता नहीं हूँ। मैं दूसरों की बातों को सुन करके उसको एंजॉय करता हूँ और निगेटिविटी मेरे अंदर नहीं है। मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ, तो शायद इसीलिए मेरे अंदर तनाव नहीं आता, मैं टेंस नहीं होता, मेरे बीपी नहीं, मुझे शुगर नहीं है। मैं आज भी अगर कहीं अभी परसों एयरपोर्ट पे गए थे, माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे, तो उसने सबको चाय पिलाई, तो वो एक चाय सबको देखा, मैंने फीकी आ गई। मैंने कहा भाई ये धरो अपनी चाय, मैंने कहा मीठी पिलानी तो पिला दो, नहीं तो ले जाओ। तो हमें लगता है कि हम अगर इतना फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लाइफ भी इंजॉय कम से कम इतनी तो कर ही लें कि मीठी चाय पिए। लेकिन लाइफ में मुझे लगता है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए और ईश्वर ने जितना आपके लिए लिखा है वो आपको प्राप्त होगा। किसी को भी धक्का दे करके या किसी को नीचे गिरा करके कभी आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। आप अपने परिश्रम से, और परिश्रम वो चीज़ है कि मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है कि परिश्रम कभी पस्त नहीं होता और परिश्रम कभी हारता नहीं है। तो उसमें जो भी निगेटिव लोग हैं वो पस्त होते जाएंगे, वो आपके पीछे आते जाएंगे। और राजनीति में मेरा फार्मूला है कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि भाई कम्पिटिटिव हैं कि हमसे ही आगे कैसे बढ़ जा रहे हैं। तो मेरा मानना है, मेरे एक जगह बैठा था, बहुत बड़े लीडर बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैंने बोला भी उनसे, मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैं समझ नहीं पाता कि मैं तो पॉजिटिव काम करता हूँ, फिर कुछ लोग बहुत कम संख्या में जो कुछ ऐसे लीडर्स हैं या जिनको लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता था लेकिन मेरी जगह इन्होंने ले ली, और मैंने कहा वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगे तुमको ऐसा ही करते रहना चाहिए जिससे वो तुम्हारे पीछे पड़े रहें और तुम अपने टारगेट पर आगे बढ़ते रहो। मतलब वो अगर हमारे पीछे पड़े रहेंगे, कंपटीशन को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि वो हमारे पीछे पड़े रहेंगे तो उनका ध्यान हम तक रहेगा और हमारा लक्ष्य हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। राजनीति में अगर अपोजिशन में बात करें तो किसको सबसे बड़ा आप चैलेंज मानते हैं? अपोजिशन सिटी में कि किसमें? आप इन जनरल बताइए, किसको आप मानते हैं कि ये एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, हमारे लिए बड़ा चैलेंज मानते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा चैलेंज मुझे समझ में नहीं आया, ना डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ना किसी के हेल्प के क्षेत्र में। केवल चैलेंज मुझे ये लगता है कि आप स्वस्थ रहें और परिश्रम करते रहें, तो फिर कोई चैलेंज है नहीं। आप जैसे मैं अगर अपने किसी भी मिनिस्टर्स के यहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, अगर मैं उनके साथ बैठ के एक कप चाय पीता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि मैंने चाय पी रहा हूँ तो अब मैं अपने कानपुर के लिए क्या ला सकता हूँ इनसे। एक बार मैं ऐसे ही बैठा था, परिवहन मंत्री दयाशंकर जी बैठे थे, तो मैंने चाय पी रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि परिवहन में मैं अपनी विधानसभा के लिए क्या मांगूं।
तो एक यहाँ बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा भाई साहब मैं परिवहन मंत्री जी के साथ बैठा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कानपुर के लिए क्या मांगूँ। मन करता है ना कि कानपुर के लिए और क्या ले आए और क्या ले आए और क्या कर दें कानपुर के लिए। तो उन्होंने मुझको कहा कि यार झकरकटी बस स्टैंड को मांग लो कि अच्छा मॉडल बन जाए। तो मैंने कहा भाई साहब मेरी विधानसभा में नहीं है। मैंने कहा ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कहने लगे क्या हुआ, आप उनको बोलो कि कम से कम कानपुर में तो है। मैंने तुरंत, वो चाय पी रहा था, मैंने कहा भाई साहब तुरंत एक लेटर पैड निकाला, लिखा। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए भाई साहब मैं 8 वर्ष तक कानपुर महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ। जब हमारी सरकार नहीं थी मैंने इस तरह से उनको प्रस्तुत किया। और मैंने कहा मेरा कर्तव्य है कानपुर के प्रति, क्योंकि कानपुर की जनता ने लगातार पार्टी को भी आशीर्वाद दिया है, हमें भी आशीर्वाद दिया है। तो आप झकरकटी का बस स्टेशन डेवलप कर दे। तो कहने लगे आपकी विधानसभा में नहीं है। मैंने कानपुर में तो है। और उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा कि 200 करोड़ रुपए झकरकटी के लिए मिल गए हैं और उसका टेंडर लग गया है या लगने जा रहा है। और झकरकटी का स्टेशन, बस स्टेशन इस प्रकार का मॉडल होगा कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा कि कैसा झकरकटी का बना। इसी प्रकार मेरी विधानसभा में मैं 7 पुल ले आया, सब ओवरब्रिज, दादानगर का समानांतर ओवरब्रिज ले आया। तो जब मेरे यहाँ के सारे पुल हो गए, अब मेरे पास कोई ढूंढता हूँ काम, तो बड़ा पुल का काम नहीं मिलता। तो मैं गडकरी जी के पास पहुँचा। जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था तो गडकरी जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे हमारे, तो उनसे परिचय। तो मैंने कहा, तो जैसे ही मुझको उन्होंने देखा तो कहने लगे कि अब क्या है। मैंने कहा भाई साहब अब नंदलाल चौराहे का पुल है। तो वहाँ पे बोस जो कानपुर में कमिश्नर थे, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो बैठे हुए थे। कहने लगे मैथानी जी, विधायक जी आपके विधानसभा में तो वो है नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, कानपुर में तो है। तो यानी ये आपको लोग बड़ा जानते हैं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र है कि नहीं है, मगर आप मांगते जरूर हैं पूरे कानपुर की जनता के लिए कि हम कानपुरिये हैं तो कानपुर के लिए मन भाव रहता है, और क्या हो जाए और क्या हो जाए और क्या हो जाए। अच्छा चलिए, ये तो बात हुई बाकी के क्षेत्रों की। आप ये बताइए कि अपनी विधानसभा की बात करते हैं। गोविंद नगर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। उसमें आपका एक जल भराव एक ऐसी समस्या है, जाम एक ऐसी समस्या है। ये रेगुलर डेवलपमेंट को लेकर के अगर बात करें तो इनको लेकर के आप क्या काम कर रहे हैं, ये इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। जल भराव कानपुर की बड़ी समस्या है, नो डाउट। एक तो गहरी सीवर लाइन में इतना वो हुआ था, मैं कहूँ पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही कि बसपा की सरकार में और उसके बाद समाजवादी पार्टी की भी सरकार में जो गहरी सीवर लाइन में घोटाला हो गया। घोटाला इन द सेंस कि आपने गहरी सीवर लाइन डाल दी, अंदर उसको कनेक्ट नहीं किया, और जिस समय उसकी टेस्टिंग होती है तो फवारा बन के पानी का निकलता है। अब पूरे शहर में आपने उस समय खुदाई करके 3-4 साल तक पूरे शहर को हलकान रखा और उसकी कनेक्टिविटी नहीं की और ठेकेदारों का पेमेंट कर दिया। उस पर हमारी सरकार आई है तो उसमें योगी जी ने एक्शन लिया और उसके बाद उस पर कोई जेल गए हैं, कुछ पे कार्रवाई चल रही है, वो सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन कानपुर के लोग उसके लिए त्रस्त हैं। अब ये सीवर भराव का, सीवर, गहरी सीवर लाइन, गहरी पेयजल लाइन, ये कानपुर के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि लोग प्रयासरत हैं और जल्दी ये समस्या का निदान होना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं, इवन आप अगर हेयर कट भी लेने जा रहे हैं किसी नाव के पास तो आप वो भी डालते हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं तो आप वो भी अपडेट करते हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद ये आपके अंदर क्या है, मतलब ये दिखावा है कि ये सोशल मीडिया का यूज है कि ये क्या है कि आप हर चीज को अपडेट करने की कोशिश करते हैं और उनको भी प्रमोट करते हैं जिसके पास आप जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, प्रमोट ने, मेरा ये मानना है कि जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, अब मेरे पास टेलीफोन मेरा नहीं है, अब पता नहीं कौन आदमी किस संकट में है, तो मैं जिसको टेलीफोन दिया, सख्त निर्देश है कि उससे कभी झूठ नहीं बोलना कि मैं कहाँ हूँ। ये नहीं कहना कि मैं फला जगह हूँ, फला जगह, जहाँ हूँ वही बताओ। ट्रांसपेरेंसी आप हाँ, कि अगर कोई काम है तो कोई जरूरतमंद आदमी विधायक के लिए भटके ना। हाँ, कि विधायक को जब चाहे वो पकड़ ले। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि हम काकादेव में नहीं है तो आपके साथ आज यहाँ बिना झावर में बैठे हुए हैं तो यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपने को इजी अवेलेबिलिटी लोगों के लिए ये हमें बहुत फ़ायदा देती है। और मैं कहाँ हूँ लोग छुपाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि मैं राजनीति में अगर दिल्ली गया तो पता नहीं क्या मांगने जा रहा हूँ, मैं लखनऊ गया तो पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं जहाँ हूँ तो वहीं बताता हूँ कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, जिससे लोगों को मालूम रहे कि मैं कहाँ पर हूँ। और अगर मेरा टेलीफोन कहीं फॉरवर्ड भी होगा तो किस रीजन से हो रहा मैं लिख के भेजता हूँ। और मैं मानता हूँ लोगों को, मैं लिख करके ये देता हूँ बराबर
मैं मानता हूं कि दो चीज़ों में मेरी आवश्यकता लोगों को सबसे ज़्यादा रहती है। एक पुलिस यानी थाने को लेकर के, दूसरा हेल्थ यानी मेडिकल को लेकर के, अस्पतालों को लेकर के। बाकी बातें तो हम लोगों से शाम को भी कर लेंगे, वो भी हमसे शाम को कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लेट हो गई तो एक निर्दोष आदमी पर कहीं FIR ना हो जाए। एक निर्दोष आदमी कहीं अस्पताल में मेरी मदद से उसकी जान बच सकती है और मेरे मदद ना करने से उसकी जान जा भी सकती है। तो ऐसे में मैं उसको इमरजेंसी मानता हूँ। और मैं सदन में भी अगर रहता हूँ, मेरा सदन चल रहा होता है, तो भी मैं लोगों को मैसेज करता हूँ कि मुझको इस प्रकार का टेक्स्ट SMS कर देना, क्योंकि व्हाट्सअप देखना हम लोगों के लिए अब संभव नहीं हो पाता। 1-1 लाख पेंडिंग होते हैं। ऑन करें तो 2-2, 2.5 घंटे तक मोबाइल हैंग करता है और तड़ करके व्हाट्सअप आते रहते हैं। तो मैंने कहा SMS करो। तो SMS पे सख्त निर्देश है उनको कि एक अगर थाने या हेल्थ से लेकर के कोई मदद मांग रहा है तो मेरे पास स्लिप भेजो। मैं सदन छोड़ के बाहर निकलता हूं और उनकी मदद करके फिर उनको टेलीफोन से इन्फॉर्म करता हूं या कराता हूं कि भाई तुम्हारी ये मदद हो गई, इनसे मिल लो। तो ये इतनी कनेक्टिविटी देना हमारा कर्तव्य है। हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपना काम तो आशीर्वाद दे करके कर दिया, वोट दे के कर दिया। अब हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी जीवन शैली को उनके लाभ के लिए किस प्रकार जिए। एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और क्योंकि आने वाले हैं, कानपुर से आप किसको देखते हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और हम नेतृत्व के निर्देश का पालन करने वाले लोग हैं। तो हम ये मानते हैं हमारे लिए व्यक्ति सेकेंडरी होता है। हम 24 घंटे, भारतीय जनता पार्टी अकेली पूरे देश में ऐसी कैडर बेस पार्टी है कि जो किसी भी चुनाव की कोई भी अतिरिक्त तैयारी नहीं करती, बल्कि प्रत्येक चुनाव के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। हमें कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करनी होती। हम बूथों पर लगातार काम करते हैं, जनता से लगातार कनेक्टिविटी रखते हैं, हम जनता से लगातार उनकी सेवा करते हैं। इसलिए हमें कुछ अतिरिक्त भड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा नेतृत्व किसी भी व्यक्ति को कभी भी देता। आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव, और अगर पिछला चुनाव को उठा करके देखें, विधानसभा और लोकसभा, तो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले प्रत्याशी घोषित होता है। तो अगर हम प्रत्याशी के आधार पर चुनाव को लड़ेंगे तो हम 15-20 दिन में क्या कर पाएंगे? हम तो चुनाव के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। पर हम कमल के फूल के लिए हमेशा तैयार आप रहते हैं। नाम बताइए कि आप किसको देखते हैं लोकसभा चुनाव में? आप आगे कानपुर से नाम बताइए। नहीं, नाम में तो मुझे लगता है कि नाम बताना तो आज नहीं, ठीक नहीं, अब किसी के बस की बात भी नहीं है। क्योंकि नाम है। हाँ, बहुत, और नाम नेतृत्व ने जो तय करना करेगा। हम तो कमल के फूल के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव आयोग आज कह दे कि कल चुनाव होगा, तो विदिन 24 आवर अगर कोई पार्टी तैयार है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। इसलिए कि हम कंटिन्यू जनता के बीच में, जनता से सीधी कनेक्टिविटी है, इसलिए हमें चुनाव के लिए अलग से कोई व्यू रचना की जरूरत नहीं। लेकिन प्रत्येक चुनाव को लड़ने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। उसमें हमें सेवा के साथ हम अपने बूथ और कार्यकर्ताओं से और जनता से एक बूथों पर कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। इसलिए अतिरिक्त कोई तैयारी नहीं करनी होती है। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव में उसका? आपको लगता है कि वो भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी को, जिस प्रकार मोदी जी पर पूरे देश का विश्वास बढ़ा है और जिस प्रकार से मोदी जी ने अपनी सरकार को और अपनी गतिविधियों को और देश के मान को विश्व के पटल पर बढ़ाया है, सरकार को गरीबों को समर्पित किया है, सीधी योजनाओं से लाभान्वित किया है, दलाल प्रक्रिया बीच से खत्म करके DBT के माध्यम से सीधे लोगों को पैसा भेजा है। मतलब जो नई नई व्यवस्था और डिजिटल इंडिया और रोजगार से लेकर के रिलेटेड सारे ये जो काम किए हैं, घरेलू महिलाओं के लिए सारे जो ये काम किए हैं, इससे लोगों का विश्वास इतना बड़ा है कि अब विपक्ष मात्र इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि वो कैसे राजनीतिक क्षेत्र में जिंदा रह पाए। क्योंकि इनके पास न नीति है, न नेता है, न विचारधारा है, न जनता की कोई चिंता है। ये और विनाशकाले विपरीत बुद्धि तब होती है जब आप सनातन पर गाली बक रहे हो, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हो। आप सनातन, मतलब इस प्रकार का, लोग जानते हैं आज वो समय चला गया कि जब एक गांव का प्रधान पूरा सबको लेकर के एक भेड़ चाल में चलता था और कहता था यहाँ वोट डालो, सब वही वोट डालाते थे। आज पिता किसी को वोट देता है और पुत्र किसी को वोट देता है। ऐसे में आज विपक्ष सनातन को अगर गाली देगा, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तो आप कल्पना करिए कि ये कैसे, ये लोग इंडी दल बनाए हुए हैं,
और स्टालिन समाज बात कर रहे हैं कि हम सनातन को कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और किसी के मुंह से सबके मुंह में दही जमा है। तो ये सब चीजें जो आप मानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़े हैं, योगी जी और मोदी जी, और उसी के आगे अब जो बाकी के नेता हैं, अब जो विपक्ष के, वो भी माथा टेकते हुए नजर आते हैं, मंदिर जाते हुए नजर आते हैं, जो एक वक्त कहते थे कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, ये कहते थे लोग कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कार सेवकों की हत्या कर दी लोगों ने। आज ये नाटक दिखा रहे हैं कि एक जेब में टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। जहां जैसी परिस्थिति देखते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए कभी जनेऊ चढ़ा के जनेऊ दिखाते हैं, तो कभी टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को हमारे गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोग समझदार हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी समझदार हैं, हमारी मुस्लिम बहनें भी समझदार हैं, हिंदू भाई भी हमारे बहन समझदार हैं। अब लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले। और ये जितना ये सनातन को गाली बक रहे हैं, उतना मुस्लिम भी पसंद नहीं कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये लोग जिनके पास, मैंने कहा कि न नीति न नेता, और जैसा इनका इतिहास रहा है कि आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी के लिए जनता ने 2017 में नारा दिया था। अगर हम नारा देते तो समाजवादी कहते कि ये भाजपाई है इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। लोगों ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, हमने तो नहीं कहा, लोगों ने ये कह करके और समाजवादी पार्टी को नकार दिया। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। मोदी जी ने एक तरफ सनातन, आज देखिए भव्य राम मंदिर का, हम अपने ही देश में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष करें। क्यों हम 500 वर्षों तक संघर्ष करें? क्यों हमारे पूर्वज शहीद हो जाए? क्यों हम बलिदान दे दें? हम अपने देश में अपना मंदिर नहीं बना सकते? पाकिस्तान में एक मस्जिद को आप रोक करके दिखाइए, 24 घंटे में खून की नदियां बहा देंगे लोग। और हम 500 तक, हमारा कितने सब्र का कितना इम्तिहान लेंगे लोग। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धन्य है। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, आप राजनीतिक दल से अपने को भाजपा से हटा करके, विधायक से भी हटा करके, मेरा मानना है कि मोदी और योगी जी जैसे लोग इस धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं, कभी कभी। मैथानी जी, अभी आप बता रहे हैं कि बाकी पार्टी के भी लोग हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं, मगर उनका मानना है कि भाजपा उनमें से है जिन्होंने ये धर्म की राजनीति को शुरू किया है। वो डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के लोगों को भटकाना चाहती है और उसके बाद धर्म को लेकर के लोगों में बंटवारा करने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? कभी नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम नौकरियां दे रहे हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को डीबीटी के माध्यम से दलाली प्रक्रिया खत्म करके पैसा भेज रहे हैं, 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, हम निःशुल्क आवास दे रहे हैं, हम 2 टाइम का राशन पूरा डबल इंजन की सरकार के कारण दोहरा राशन का लाभ दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पर भारत के मान को बढ़ा रहे हैं, आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। कोरोना के बाद पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में रोटी के लिए मर्डर हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में निःशुल्क आदमी को फ्री राशन मिल रहा है। ये सब डेवलपमेंट कर रहे हो। दूसरी तरफ आपने आजाद पूरे भारत के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री को देखा हो, हम अपने आस्था का प्रकटीकरण भी तो कर सकते हैं, हम आस्था को अपना जी भी तो सकते हैं। किसी आज तक किसी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कंठी पहन के गंगा में डुबकी लगा ले या किसी मंदिर के दर्शन कर ले। उनको डर रहता था कि हमारा तुष्टीकरण के आधार पर कि हमारे मुस्लिम भाई नाराज हो जाएंगे। ये उनका सोचना गलत था, जिसके आधार पर आज उनकी ये दुर्दशा है। मोदी जी ने कंठी पहन के, माला पहन के अपनी संस्कृति को पालन करते हुए भगवान की पूजा भी की है, भगवान भोलेनाथ की भी की है। हर क्षेत्र में जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, कंठी पहन करके और पूरे रुद्राक्ष पहन करके गंगा में डुबकी भी लगाते हैं। वो नहीं घबराते हैं, वो तो नहीं कहते किसी एक, उसके लिए तो 125 करोड़ की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो नहीं कहते। तो फिर ये लोग, चूंकि इनको अपने पर विश्वास नहीं है, ये केवल और केवल अपने को विपक्षी दल जिंदा रखने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इनका ये गठबंधन न तो चलने वाला है, ये आपस में ही एक नहीं है, क्योंकि इनका वोट बैंक आपस में इन्हीं लोगों का वोट बैंक टकराता है। इनमें होड़ लगी है कि हम कितने ज्यादा मुस्लिम वर्ग के भाई बहनों को भ्रमित करके समाजवादी पार्टी सोचती है अपने पाले में ले आए, कांग्रेस सोचती है अपने पाले में ले आए, ममता जी अलग सोचती हैं और ओबीसी जी अलग सोचते हैं। सारे लोग केवल उन्हीं को भ्रमित करते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है कि मुस्लिम वर्ग भी अब पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि उस देश हित में उसका हित है और वो देश के साथ और मोदी जी के साथ उनके हमारी मुस्लिम बहनें, माताएं और पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग भी, और जो कहीं किसी कारण से नहीं पढ़ा है वो भी ये मानता है कि यार हमको भी सारी सुविधाएं बिना भेदभाव के प्राप्त हो रही हैं, तो हमारे लिए मोदी जी ठीक है। आप 1 मिनट में 2 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 मिनट में
जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप जायका सियासत पे एबीसी के व्यूअर्स के लिए, कानपुर वालों के लिए, यूपी वालों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, वो मैं चाहूंगी आप बताइए। देखिए, मैं एबीसी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जायका सियासत ये शब्द मैंने सुना तो मेरे भी मन में आया कि हमने कहा यार ये प्रोग्राम क्या है। मैं तो पूरा, मुझे 30 साल हो गए राजनीतिक जीवन में और मैंने कभी इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा। तो आप विश्वास माने या ना माने, मैंने पहला जो आपका प्रोग्राम हुआ पूरा 1 घंटे का मैंने उसको देखा कि मैंने कहा ये क्या कार्यक्रम है। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपके चैनल में आपका एक टेलीफोन आ जाए, मैं इंतजार कर रहा था और आपका फ़ोन आया। मुझे यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज कह के आया, अभी मेरा एक कार्यक्रम चल रहा था, मैंने कहा रुक जाओ भाई, मैं अभी 5 बजे के बाद आऊँगा, पता नहीं वहाँ 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, मैं जायका सियासत में ज़रूर जाऊँगा। और मैं एबीसी चैनल के सभी दर्शकों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि आप ये देखिए कि किस प्रकार के नए स्वरूप में इंटरटेन भी जहाँ जुड़ा हुआ है, खान पान भी जुड़ा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी जुड़ी हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी जुड़ी हैं और तमाम ऐसी चर्चाएं भी हैं जिन चर्चाओं से कहीं ना कहीं आप लाभान्वित भी होंगे, आपको दिशा भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी। इसलिए इस कार्यक्रम को केवल देखिए ही नहीं, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, जिससे इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो और अधिक इस प्रकार के नए नए कार्यक्रम हमको एबीसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं जिस प्रकार आपने एबीसी चैनल को संभाला है और जिस प्रकार आप एबीसी चैनल को दिन दुगना रात चौगुना लगातार आगे बढ़ा रही हैं, जिसके लिए हम जैसे राजनीतिक जीवन में, समाज जीवन में काम करने वाले लोग आपके टेलीफोन के इंतजार में हफ्तों बैठे रहे, तो इस तरह और भी लोग हफ्तों आपके टेलीफोन का इंतजार करें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और आपको इसके लिए बधाई देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आपके सभी एबीसी चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से एबीसी चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। एबीसी न्यूज प्रेजेंट जायका सियासत को सफल बनाने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे स्पॉन्सर्स हैं बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल, ओशन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, बीएपीएल ग्रुप, न्यू हाईवे सिटी, सिटी विद इन सिटी, गुरजिंदर सिंह, माई ड्रीम, कानपुर ग्रीन। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद थे वो कानपुर गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेन मैथानी जी से। तो सर, सबसे पहले तो बताइए कि इस शो पे आपको लगा कैसा, एक फीडबैक। बहुत अच्छा, मुझे तो नया एक्सपीरियंस हुआ है क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का मैंने कार्यक्रम कभी देखा नहीं और तभी शायद आज जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जाकर के और आपके भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफ़ी आपने अपना काम किया। मुझे भी काफ़ी शब्द प्रयोग कर लूँ आपकी अनुमति, तो आप मुझे काफ़ी उसमें प्रश्नों में फंसाने की कोशिश करी लेकिन थैंक गॉड यही आपकी काबिलियत भी है और ये एबीसी चैनल की भी काबिलियत है और हम सब लोग बहुत बधाई देते हैं एबीसी चैनल को और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि ये कार्यक्रम को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे एबीसी चैनल का भी हौसला बढ़े और लोगों को नए नए कार्यक्रमों के स्वरूप को देखने का अवसर मिले। तो एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई राजनीतिक हस्ती के साथ, लेकिन आपको बता दें आज जहां पे हम मौजूद थे इस जगह पे आकर के हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत खास रहा है। द स्पोर्ट्स हब कानपुर में, द स्पोर्ट्स हब एक नई पहल कर रहा है जहां पे बच्चों को स्पोर्ट्स को लेकर के जागरूकता दी जाती है, अवेयर किया जाता है कि कितनी तरह की ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो द स्पोर्ट्स हब यहाँ पे आपको वो मौका देता है। कानपुर डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान दे रहा है। यहाँ पे ट्रेंड कोचेज हैं और यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं वो आपके संग लग करके आपको प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे कि आगे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे अगर आप खेलना चाहते हैं तो आगे आप बढ़ चढ़ के खेल सकते हैं। आज हमें यहाँ पे हम अपने स्पेशल गेस्ट को एक ऐसी ही स्पेशल जगह पे लाना चाहते थे और द स्पोर्ट्स हब एक वैसी ही जगह है जो हमने जायका सियासत के लिए चुनी थी। तो एक बार फिर होगी मुलाकात एक नए राजनीतिक हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए जायका सियासत का सिर्फ एबीसी न्यूज पर। तो जायका सियासत के इस खास प्रोग्राम में जहां पर हमारे साथ विधायक सुरेन मैथानी जी मौजूद थे, आज जिस जगह का चुनाव किया है वो द स्पोर्ट्स हब है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस टीम का योगदान रहा है मैं चाहूंगी कि वो सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पे डायरेक्टर हैं पीके श्रीवास्तव जी और ट्रेंड कोचेज हैं जिनकी ट्रेनिंग के अंडर में बच्चे जो हैं वो
डेवलप हो रहे हैं और ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज होना है, उसको लेकर के ये बढ़ावा दे रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की भी हम लोग ने बात की है, तो कई ऐसे लोग हैं जो उस टीम का हिस्सा भी हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ शिल्पी दीदी हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हमेशा इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि टीम को क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए। तो एक बारी पीके श्रीवास्तव जी हैं कैमरे पे, मैं चाहूंगी कि एक बार सर आपको भी मैं धन्यवाद कर दूं। और इस पूरे शो के साथ मैं आपको देख रही थी कि आप समय समय पे सब कुछ कोऑर्डिनेट करा रहे हैं, लाइन अप करा रहे हैं। तो कैमरे के पीछे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और टीएसएच को सफल बनाने में आपका एक प्रयास रहा है, इसको लेकर के आप एक बारी कैमरे पे क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा एबीसी न्यूज़ को कि उन्होंने हमारे इस कॉम्प्लेक्स को चुना। आपको मालूम है कि ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स है एंड मैथानी जी के आने से और हमारा एक मनोबल बढ़ गया कि हम और कोशिश करेंगे इसको और अच्छा मेंटेन करें, बिकॉज हमारी जो मेन की ऑफ सक्सेस है वो मेंटेनेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बिकॉज कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद मेंटेन करना ही बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है हमारे सामने। एंड हमारे जो कोच की टीम है या जो हॉस्पिटैलिटी की टीम है, जो और लोग हैं सब कनेक्टेड, उनको सबको यही हम लोग डेली प्रेरित करते हैं कि वो इस काम को प्रॉपर्ली करें। ठीक है, तो एक बारी मैं चाहूंगी कि आप सबकी शक्लें दिखा दें। ये सब वो ट्रेन्ड कोचेस हैं जो आगे के फ्यूचर को ट्रेन करने में लगे हुए हैं। और विधायक जी के साथ मैं चाहूंगी कि इन सबकी एक फोटो भी क्लिक की जाए। तो ये हैं वो चमकते सितारे जो आगे के हमारे फ्यूचर को बहुत ब्राइट करने वाले हैं। मैं चाहूंगी एक बार आप सब अपने लिए जरूर एक बार ताली बजा दें प्लीज।